अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारा सिग्नल जो खराब है तो थोड़ा सा कोशिश करूँगा रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड कर सकूँ। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और कॉन्सेप्ट्स के बेस के ऊपर क्लास है। अभी तक जो मैं आपको जो भी कुछ देता हुआ आया था कि कंटिन्यू की चीज़ें छोड़ रहा था। अगर अब जो है चीज़ों को समझाएगा और आगे आपको जो सामने खत्म हो गई है और हमारी जो भी चीज़ें को समझने की पूरे चीज़ें चली तो ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं रहे टॉपिक ऑलरेडी कराने को तो मैं सोचा कि आज पूरी क्लास हम टॉपिक को लेकर जितना भी है पूरी अगर बढ़ेगी कि क्लास में उसको पढ़ा रही और इस टॉपिक को कवर करेंगे कॉन्सेप्ट उसको मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट जो है ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कॉन्सेप्ट है इसकी चीज़ें आती रहती हैं। जब मैं पढ़ रहा था उस दौरान जो है हमें ये पढ़ाया गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसके 3 पिलर होते हैं इनहेरिटेंस, इंकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। फिर आगे बढ़ते गए तो हमें ये चीज़ पता चली कि भाई नहीं 2 पिलर और मेन और वो है इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। अब ये पढ़ाते रहे। अब मैं आपको ये लेक्चर तैयार कर रहा था तो मुझे ये पता चला कि भाई ये जो डार्क प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके अंदर जो है इनकैप्सुलेशन और कॉन्सेप्ट को मौजूद नहीं है। मगर क्या है इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब या तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की डेफिनेशन चेंज हुई है, ठीक है, या फिर इसमें जिद्दत आ गई तो बोलते हैं कि भाई कोई पिलर अगर इसमें से स्केप होता है उसके बावजूद भी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रहेगी। जबकि पहले कहा जाता था कि अगर इनहेरिटेंस, इंकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म में से कोई भी चीज़ अगर नहीं होगी तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। मैंने कोशिश की कि मैं आज सब फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट पाइथन ने भी अपने पास से खत्म कर दिया और यहाँ पर इसके पास से भी डार्क में भी नहीं मिला। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या चीज़ होती है? फंक्शन ओवरलोडिंग ये होता था फंक्शन नेम सेम होता था और जो आर्ग्यूमेंट होते थे वो अलग अलग होते थे। तो हम फंक्शन नेम के हिसाब से जो है आर्गुमेंट के हिसाब से हम अपने मतलब का फंक्शन कॉल कर लेते थे। जैसे कि आप जब सी लैंग्वेज भी पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा जब मैसेज डॉट शो करते हैं तो पीछे आगे उसके 12 पैरामीटर आए थे। बोले कि आप 12 तरीके से फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। मगर जब ऑप्शनल वेरिएबल की बात आई तो कॉन्सेप्ट आया ऑप्शनल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपको फंक्शन जो यूजर डिफाइंड फंक्शन की क्लास मैंने डिटेल में बता देंगे किस तरीके से कॉल होते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉल होते हैं और कर्ली ब्रैकेट में कॉल होने के साथ साथ उसकी वैल्यू भी असाइन करते हैं। तो जब आप अगर कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं और उसमें ऑप्शनल वाला कॉन्सेप्ट लेकर आ गई प्रोग्रामिंग तो ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट उसने किल कर दिया। तो बोला कि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। वरना पहले होता था फंक्शन नेम सेम होता था, आर्गुमेंट अलग हो जाते थे तो हम बोलते फंक्शन ओवरलोडिंग है। तो चीज़ें बदल रही हैं, चेंज हो रही। आज जो चीज़ आपको बताऊंगा मे बी के आगे चलकर तब्दीली हो जाए, कोई चीज़ बढ़ जाए, कोई चीज़ कम हो जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं। अभी तक जो चीज़ें हैं वो मैं आपको पूरी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगी, सब चीज़ें आपको बता दूँ। अब जैसे इंटरफेस की एग्जाम्पल है। इंटरफेस जो है जब हम सी में पढ़ते थे तो सी में जो है इंटरफेस में होता था कि ओनली फंक्शन की प्रोटोटाइप डिफाइन हो जाती है, ठीक है ना, और वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वो काम कर देता। मगर यहाँ पर हुआ क्या इंटरफेस में ये किया यहाँ पर इसकी कॉन्सेप्ट कितना होता है कि आप फंक्शन बनाएं उसके अंदर डाल दें, ठीक है, और फिर जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके बाद जो है अगर वो सुपर क्लास का वेरिएबल होगा तो वो सुपर क्लास के अंदर बनाएगा। और फिर ये भी इसमें बनाया कि फंक्शन अगर आप बना लेंगे यानी कि कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास से मिलता जुलता है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होता है कि नाम कॉमन क्लास होती है, ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। कोई क्लास अगर इम्प्लीमेंट अच्छा इंटरफेस अलग बनता था जिसको हम इम्प्लीमेंट करते थे किसी क्लास के अंदर। यहाँ पर क्या होता है कि आप पूरी क्लास बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं आप, मगर जो फंक्शन आप उसको बनाएंगे वो आप बनाने जरूरी है। तो इंटरफेस मौजूद तो है मगर इंटरफेस भी यहाँ पर है डार्ट के अंदर वो जमीन और आसमान का फर्क है जावा और सी में, सही है, तो और पाइथन में भी, ठीक है। तो इसमें जो इंटरफेस है इसकी डेफिनेशन में अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो इंकैप्सुलेशन में आपको बता चुका हूँ कि इसमें मौजूद नहीं है। इंकैप्सुलेशन अगर नहीं है लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक दो लाइन में बताने की कोशिश करता हूँ। इंकैप्सुलेशन जो कि किसी भी क्लास में कोई वेरिएबल अगर प्राइवेट डिक्लेयर हो जाए तो दूसरी क्लास वो इसको एक्सेस नहीं कर सकती, हत्ता कि जो चाइल्ड क्लास है वो भी उसको एक्सेस नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये होती है आपकी
इनकैप्सुलेशन। उसके बाद क्लास क्या होता है, क्लास जो है ओवरलोडिंग हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया। इन दोनों में कोई सवाल ओवरलोडिंग और इनकैप्सुलेशन के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे क्लास के बारे में। क्लास का क्लास में आपका एक स्ट्रक्चर बनता है क्लास में, जिसमें मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं, मुख्तलिफ जो है उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है, वेरिएबल होते हैं। तो वो जो है आप उसका जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट इसे न्यू के कीवर्ड के साथ बनता है। तो वो आप जब वो क्लास डिजाइन हो जाती है तो उसको आप मुख्तलिफ जगहों पर मल्टीपल टाइम्स पे वो कॉल कर सकते हैं। क्लास बनाना तो आपने सीख लिया था, इसमें आप जब क्लास लिखते हैं अपने नाम से और उसको एक्सटेंड करते हैं स्टेटलेस विजिट या स्टेटफुल विजिट के साथ, तो वो क्या होता है, वो स्टेट एक्सटेंड करता है। मुझे आगे बताता हूँ। जब क्लास बनती है उसके बाद आपने पूरे उसके प्रॉपर्टीज फंक्शन वो सब आपने बना दिया। जब वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट कैसे न्यू के कीवर्ड से बनेगा। अभी आपने ऑब्जेक्ट बनाना नहीं सीखा था, ठीक है ना, आप उसको सिर्फ रिटर्न के जरिए डायरेक्ट कॉल कर रहे थे। अच्छा, इसमें स्टैटिक वाला जो था वो मैं आपको बता दूंगा। स्टैटिक में इसमें लिखना और स्टैटिक का मैं आपको पहले बता दूंगा। स्टैटिक को मैं इस जगह पर जो मैं डिफाइन कर दूंगा। वैसे मैं आपको बता दूंगा कि स्टैटिक पूरी क्लास में क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट बनाए बगैर डायरेक्ट क्लास नेम के साथ जो आप इसको कॉल कर सकते हैं प्रॉपर्टीज या मेथड। तो ओवर मैं भी आपको स्टैटिक भी बता दूँ। क्लास और ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा है आपको। न्यू के कीवर्ड के साथ जब आपने डिजाइन करी, जब न्यू का कीवर्ड इस्तेमाल किया तो उसके अंदर जो भी फंक्शन जो भी प्रॉपर्टी होती है वैल्यू के अंदर जगह लेते हैं और उसका रेफरेंस जो उस वेरिएबल के अंदर आ जाता है। तो वो वेरिएबल भी ऑब्जेक्ट कहलाने लगता है हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक हो गया। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर वो फंक्शन होता है जिसकी रिटर्न टाइप नहीं होती किसी भी लैंग्वेज के अंदर। अगर आप कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे उसकी रिटर्न टाइप नहीं होती है। अगर क्या होता है उसका नाम फंक्शन की तरह बिल्कुल होगा, इसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है। तो जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपके मतलब का अगर आप अपने कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप बना देंगे कि जब कंस्ट्रक्टर कॉल होती है ये जो प्रोसेस करना है वो इसलिए बनाते ताकि जब कोई आपकी क्लास में इस्तेमाल करें ऑब्जेक्ट बना तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप करवाना चाहते हैं अपनी क्लास में तो वो आप उसको करवा सकते हैं। इनहेरिटेंस एक्सटेंड्स का जो वर्ड आप यूज़ कर रहे थे उसका मतलब ये था कि अगर आप अपनी क्लास बनाते इसमें एक्सटेंड के स्टेटलेस विजिट लिखते थे तो स्टेटलेस विजिट की जितनी भी खासियत थी इसके अंदर आ गई तो इसके अंदर आ गई। खुद स्टेटलेस विजिट जो है वो एक्सटेंड हुआ विजिट से, ताकि जब हम विजिट लिखते हैं उसका मतलब है कि उसके अंदर वो सब कुछ ही चला जाता है। अभी मैं उसकी एग्जाम्पल आपको लेकर बताऊँगा। पॉलीमॉर्फिज्म बल्कि मैं बोलता हूँ समझ में शायद आगे की बात है ना, आगे थोड़ी बहुत आ रही। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है कि आप की जो हायरार्की है फंक्शन कॉल करने की वो सब क्लास से सुपर क्लास में फैलती है। यानी कि सुपर क्लास में मेथड मौजूद है, उसके नीचे क्लास मौजूद है, उसके नीचे क्लास मौजूद है, क्योंकि फंक्शन ओवरराइडिंग कहलाता है। ओवरलोडिंग नहीं होता, फंक्शन ओवरराइडिंग कहलाता है। मतलब आपके पास फंक्शन नेम और फंक्शन आर्गुमेंट दोनों सेम होते हैं, वो फंक्शन ओवरराइडिंग कहलाती है। अगर फंक्शन नेम सेम हो और फंक्शन के आर्गुमेंट अलग हो तो वो होगा फंक्शन ओवरलोडिंग, क्योंकि डॉट मौजूद नहीं। फंक्शन ओवरराइडिंग यहाँ पे मौजूद है। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली फंक्शन ओवरराइडिंग है, मतलब कि अगर आप जो है सब क्लास का कोई मेथड कॉल करते हैं तो वो जो है आपका सुपर क्लास में कॉल, अगर सब नहीं होता तो सुपर क्लास में चला जाता है। ठीक है, अस्करी ले लो क्या था ये बात समझ में आ गया आप लोगों को? इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपको एग्जांपल के साथ बता। सुपर और दिस क्या होता है? सुपर है कीवर्ड इस होता है कि सुपर क्लास के टाइप पर और डेटा टाइप पर दिस होता है आपके इंटरनल जो वेरिएबल और डेटा टाइप को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम प्रैक्टिकली तो भाई मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको और जो चीज़ समझ में नहीं भी आई कोई मसला नहीं है, इससे ऊपर ऊपर की मैंने बातें की। और अब जब मैं आप प्रैक्टिकल करने लगूँगा तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही और मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ आप यहाँ से समझ में जाएंगे वो आपके जहन में हमेशा के लिए रहेगी और आपको प्रोग्रामिंग में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला कॉन्सेप्ट है आगे चला कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सही गाइड में डिवीजन करना है। क्लियर है सही गाइड।
सर यहाँ पे एप्लीकेशन सर आप लोगों ने असाइनमेंट दिया था कैमरे को एक्सेस करने का वो आपको उसमें एक टेक्स्ट क्लासरूम में कैमरा लगा फ्राइडे को सर्टिफिकेट वगैरह दे देंगे और 80-90% 80% आप लोग ऐसे 2 ही हफ्ते रह गए ये हफ्ता अभी हम क्लास का प्रोजेक्ट पूरे इसमें आप प्रोजेक्ट वगैरह करना फिर जो प्रोडक्ट के लिए हमने एक दिन हमारी ये एक क्लास बनी है स्टेट टेस्ट विजिट के बाद ठीक है स्टेट टेस्ट विजिट जो है वो एक्सटेंड हुई है माई ऐप ओके और मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर माई ऐप में एरर आ रहा है नॉट एक क्लास जो एक्सटेंड एरर नहीं आ रहा है क्यों एरर आ रहा है वो अभी इस चीज़ को आप लाइन पे देखिए कि एरर इसमें आ रहा है ब्लैंक क्लास जबकि क्रिएट हो सकती है जो आ रहा है वो है आ रहा है एक्सपेक्ट क्लास जो है वो एक्सपेक्ट क्लास जो है अभी तो वो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है बिल्ड का मेथड बनाया मैंने यहाँ पर बिल्ड के अंदर जब सब कुछ निकालूं तो एरर क्यों आ रहा है क्योंकि बिल्ड के अंदर कोई ना कोई रिटर्न करना ये पता है वाइड नहीं लिखा अगर वाइड लिखूंगा तो के लिए चल जाएगा मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ रिटर्न लिखूंगा
इसके अंदर एक बटन है और इसके क्लिक के ऊपर हमारे को हेलो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड प्रोग्रामिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक तो सब लोग साथ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ओके, अब हम बात करेंगे क्लास। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हमारे पास ये क्लास है, ये क्लास के अंदर तो क्लास चेक कर सकते हैं जावा में। क्लास मैंने बनाई यहाँ पर एक नाम से, ओके, सिंपल क्लास, किसी से भी एक्सटेंड नहीं होगी। इसके अंदर एक वेरिएबल है, इसका नाम है val इज इक्वल टू 0, ओके। एक फंक्शन है y11 प्रिंट करो im11 ऑफ ठीक हो गया। हमें ये बता रहा है फंक्शन जब भी इसको कॉल करेंगे तो कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होकर आएगा, im11 क्लास, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर इसके अंदर एक वेरिएबल मौजूद है, ठीक। अब यहाँ पर मैं किस तरीके से ये क्लास बन गई, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये एक क्लास डिजाइन कर लिया आप लोगों ने। हमें यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं किसी भी क्लास का, यानी क्लास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको बनाया है किसी कोड क्लास से कोई भी सांचा होगा उसके अंदर वो बना होगा, ठीक है ना। तो वो चीज जो थी जिसने इसको बनाया वो है क्लास, ठीक है, और जो बनकर आई है वो है ऑब्जेक्ट। ये क्या चीज है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको किसी ने किसी क्लास में बनाया हुआ, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। तो प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, इसका कलर वो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो प्रॉपर्टी है, समझ आई तो सब। तो ये प्रॉपर्टीज आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी बदल सकते हैं आप, ओके। तो यहाँ पर हमने एक क्लास को बना ली है, मगर उस क्लास को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक से इस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो हम क्रिएट नहीं करते मेमोरी में। किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, मैं यहाँ पर कहता हूँ एक स्मॉल, यानी कि एक स्मॉल एक का वेरिएबल जो है वो मेमोरी में डिक्लेयर हुआ है ओबीजे करके, एक ओबीजे नाम का वेरिएबल मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हुआ है, जिसकी काबिलियत ये है कि अपने अंदर किसी भी एक क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर कर सकता है, ठीक हो गया। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर करता हूँ INT इसका मतलब ये है कि OBJ अपने अंदर कोई भी नंबर स्टोर कर सकता है। अगर मैं इसको लिखूँ INT की जगह स्ट्रिंग, तो इसका मतलब ये है कि OBJ अपने अंदर कोई भी स्ट्रिंग स्टोर कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग भी लिखूँ INT लिखूँ करके लिखूँ A, तो इसका मतलब ये है कि OBJ के अंदर किसी भी एक क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। चाहे कोई भी होता है, चाहे नहीं, एक क्लास का ऑब्जेक्ट, यानी कि जब आप लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, आगे थोड़ा सा आगे बढ़कर फिर लिखना न्यू ए, इसका मतलब ये होता है कि जब आप न्यू ए लिखते हैं, जब भी आप न्यू ए लिखेंगे तो मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसके अंदर वेरिएबल तो भी क्लास के वो डिफाइन होंगे, जो फंक्शन है सारे के सारे वो बनना इसके अंदर शुरू हो जाएंगे। जो क्लास में आपने लिखा होगा मेमोरी के अंदर वो वहां पर आके बन जाएगा। जब आप लिखते हैं न्यू ए, कब ये काम होता है न्यू ए में, न्यू क्लास में, तो उसने ये काम कर दिया है। अब जिस जगह पर ये बना है, जिस जगह पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, कोई ना कोई रेफरेंस होगा। वो रेफरेंस कहाँ पर जाकर स्टोर होगा, बराबर में मौजूद जो वेरिएबल है लेफ्ट साइड पर, उसके अंदर स्टोर हो जाएगा।
यानी कि इस जगह पर क्या होगा, ओबीजे के अंदर ये जाकर इस जगह पर ये ओबीजे जो वेरिएबल है उसके अंदर ये रेफरेंस जाकर स्टोर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आया आप लोगों को? अब मैं पीछे आऊंगा, यहाँ पर मैंने आपसे क्या बोला था, ओबीजे वेरिएबल की काबिलियत ये है अपने अंदर किसी भी एक क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करना। तो किसी भी का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर दूसरी लाइन पर यहाँ पर लिखूं इज इक्वल टू यही चीज ओबीजे इज इक्वल टू न्यू ए, तो किसी भी का मतलब ये होगा, मतलब जैसे कि न्यू ए लिखा दूसरी लाइन पर एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। न्यू क्या काम करता है, एक नया ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर बनाएगा और उसके अंदर वही सब कुछ यहाँ पर लिख देगा। इसका ताल्लुक इससे नहीं होता है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का ताल्लुक दूसरे ऑब्जेक्ट से नहीं है, उस मार्कर का ताल्लुक इस मार्कर से नहीं है, इसका एड्रेस अलग है। मेरे हाथ है इसका एड्रेस, उसका एड्रेस टेबल है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर इसके अंदर क्या हुआ, ओबीजे के अंदर क्या हुआ, अब इसका एड्रेस चला गया और इसका एड्रेस खत्म हो गया। ये बात समझ में आई अब? एक ही नाम का एक ही क्लास में, अब ए के नाम की क्लास नहीं बन सकती, बी के नाम की बन सकती है क्लास, ऑब्जेक्ट अलग अलग बन सकते हैं। क्लास जैसे न्यू लिखूंगा, न्यू ए न्यू ए न्यू ए, तो वो अलग अलग उसके ऑब्जेक्ट बनना मेमोरी के अंदर शुरू हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? सर ये इनहेरिटेंस नहीं होगा? आपने इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस। अब देखिए यहाँ पर सर अगर यहाँ पे वेरिएबल नेम गलत कर दें तो ये अलग स्टोर होगा। इसका जैसे एक ऑब्जेक्ट करके मैं न्यू ही कर दिया, अगर हम बी करके ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू ही कर दें तो बी लिखेंगे तो बी क्लास तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो इसका एरर आएगा। बी बनाऊंगा बी क्लास तो आएगा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर मैं बी लिखूंगा तो एरर आ गया। क्यों एरर आया? क्योंकि बी एग्जिस्ट करती ही नहीं। जो हाँ ये जो क्लास है ना, जब न्यू का कीवर्ड क्या करेगा, मेमोरी के अंदर उठाकर रख दिया जाएगा एक नया ऑब्जेक्ट और उसका रेफरेंस को लेफ्ट वाले वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो ये काम है, ठीक है ना। अब जैसे अगर मैं कहता हूँ ओबीजे, इसका नाम है ओबीजे 1, ठीक है। ओबीजे 1 डॉट वेरिएबल का नाम है वेल बराबर है 1 2 3, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक और लाइन लिखी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। ये क्या है, ओबीजे 2 वही एक क्लास। अब मैं कहता हूँ ओबीजे 2 डॉट वेल बराबर है 1 3 के। अगर मैं कहता हूँ प्रिंट करो ओबीजे 1 का वेल, ठीक है, तो ओबीजे 1 का जो वेल है वो क्या देगा, 12 देगा, और ओबीजे 2 का जो वेल है वो क्या देगा, 13 देगा। ठीक है, ये 12 आ गया ओबीजे 1 का, ये 13 आ गया, यानी कि वो एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया, ये एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ओके, अब यहाँ पर क्या काम हुआ, मैं अगर प्रिंट करूंगा आउटपुट क्या आएगा, 0। यहाँ पर हमारे पास क्या शुरू होगा, इस क्लास का डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ
अगर मैं इसको रन करके चेक करता हूँ, ठीक है, 0 आया। क्या हुआ, आप लोगों को समझ में आ गया, यानी कि obj1 इज इक्वल टू न्यू ए, नया ऑब्जेक्ट बना, उसके अंदर ओबीजे के अंदर रखने चलेगा। हमने उसके अंदर जाकर चेंजेस की वेरिएबल डेटा टाइप्स में, ठीक है, फिर हमने तीसरी लाइन में क्या करा, हमने कहा कि obj1 इज इक्वल टू न्यू ए, यानी कि नया ऑब्जेक्ट बना और उसके अंदर ओबीजे बनकर अपने शुरू हो गया। तो जो एक नया ऑब्जेक्ट बना, तो उसका मतलब है उससे रास्ता अब उससे रिश्ता अब खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम जब कहते हैं obj1 तुम अपनी वैल्यू लेकर आओ, वैल्यू की वैल्यू, तो वो अब वैल्यू पुराना वाला ऑब्जेक्ट था उसकी वैल्यू लेकर नहीं आएगा। ये बात समझ में आएगा आप लोगों को? ये होता है ऑब्जेक्ट। हमारे दो टॉपिक हो गए कवर। लास्ट क्लास में ऑब्जेक्ट के होते हैं, ये बात आप लोगों को समझ में सही से आ गई। कोई सवाल है? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। कंस्ट्रक्टर हम ले जाते हैं नीचे, पहले करेंगे इनहेरिटेंस। पहले कंस्ट्रक्टर, पहले हम करेंगे कंस्ट्रक्टर, ओके। ये हो गया कंस्ट्रक्टर। मैंने आपको ये बताया था कंस्ट्रक्टर जो होता है वो होता है आपका ये तो आपको इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट नजर आ रहे हैं ना, ये ही है कंस्ट्रक्टर। अगर आप अपनी क्लास में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आप कर रहे हैं, उसके अंदर अगर आप कोई भी क्लास बनाते हैं और उस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं होगा, तो डिफॉल्ट में कंस्ट्रक्टर होगा वो ही बनाएगा, स्मॉल ब्रैकेट वाला जो नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको लिख देंगे तो फिर आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ करेगा। तो अब यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं आपको बनाता हूँ एक। अब एक फंक्शन बनाया, वो फंक्शन को अपने अंदर वैल्यू स्टोर नहीं करना। इधर मैं यहाँ पर y नहीं लिख सकता हूँ, है तो फंक्शन। अगर मैं यहाँ पर abc कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, तो सही है, ये क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया, ओके। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 1 2, ये क्या है, एक फंक्शन हो गया, ओके। इसके पीछे वाइड या इंटीजर स्ट्रिंग होना जरूरी है, ठीक है। या तो हम यहाँ पर लिखते हैं int रिटर्न करवाते नंबर, ठीक है। अगर वाइड लिख रहे हैं आप यहाँ पर, अगर कुछ नहीं रिटर्न कराना तो वाइड लिखना जरूरी होता है। लेकिन अगर आप क्लास नेम का फंक्शन बनाएंगे, उसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टर, ओके। वो कंस्ट्रक्टर जब भी आप क्लास के अंदर बनाएंगे तो उसकी रिटर्न टाइप नहीं होती है। तो यहाँ पर आप वाइड नहीं लिख सकते, इंटीजर नहीं लिख सकते, स्ट्रिंग नहीं लिख सकते, डिजिट नहीं लिख सकते, कोई भी डेटा टाइप कोई भी चीज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो जो कंस्ट्रक्टर है वो रिटर्न ही नहीं करवा सकता, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है न्यू कीवर्ड के साथ, और न्यू क्या स्टैंड करता है ऑब्जेक्ट करेक्ट है। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर हमने बनाया IAM कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंट्रोल एक्शन है, बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो पहला काम क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ओके। कंस्ट्रक्टर के बाद बाकी काम होगा तो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको रन किया तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई एम कंस्ट्रक्टर। कितनी दफा आया? 2 दफा। क्यों आया 2 दफा? एक इसने बनाया कंस्ट्रक्टर कॉल किया और एक इसने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, और नीचे फिर हमने हेलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों आया,
ओके, समझ में आ रही है आपको बात? तो ये होता है कंस्ट्रक्टर। अच्छा जी, अब कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग होती थी, सी में होती है, जावा में होती है, ठीक है, पाइथन में और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि int x या z, तो यहाँ पर देखिए इधर आ गया एरर। क्यों एरर आया? क्योंकि फंक्शन नेम या कंस्ट्रक्टर नेम सेम हो गया। एक नाम का फंक्शन और एक नाम का कंस्ट्रक्टर एक क्लास के अंदर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसने हमें सहूलत दी है कि आप यहाँ पर पहले तो ये देखिए int x करूँगा, तो मैं यहाँ पर अगर रन करूँगा इस प्रोग्राम को, तो एरर आएगा और बोल रहा है कि भाई आपका कंस्ट्रक्टर जो है वो बना हुआ है इनपुट के साथ था, सही है। तो अब जब तक से आप इसके अंदर कोई वैल्यू इनपुट नहीं करेंगे उस वक्त तक से आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। रन हो गया नहीं, ठीक है। अब मैं आपसे बात ये कर रहा था कि ये हमें बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि मैं आपको फंक्शन ओवरलोडिंग करने नहीं दूंगी। क्यों नहीं करने दूंगी? क्योंकि मैं आपको देती हूँ यहाँ पर ऑप्शनल का एक ऑप्शन कि आप अपने फंक्शन के अंदर ऑप्शनल वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आप करेंगे तो अब इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर वैल्यू दें या ना दें, आपका कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। कंट्रोल एस किया, रन किया, एक तो हमने बनाया बगैर इनपुट का, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। अब मैं इनपुट एक मैंने दूसरा में चलाया, इनपुट के सामने लेता हूँ, जाता मेरे को चला x बिल्कुल है रन। दो दफा IM कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है, एक दफा ब्लैंक के साथ और दूसरी दफा वैल्यू के साथ, ठीक हो गया। तो फंक्शन ओवरलोडिंग डार्ट में हमें इस वजह से नहीं मिलती है क्योंकि हमारे पास ऑप्शनल वेरिएबल का ऑप्शन मौजूद होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई है? क्लियर है? ठीक है। तो ये चीज होती है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर उस वक्त कॉल होता है जिस वक्त आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बन रहा होता है। अगर आप नहीं बनाएंगे तो होता है नहीं, अगर बना देंगे तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और अगर आप उसमें कोई इनपुट वेरिएबल बनाते हो तो वो लाजमी देना पड़ेगा, और अगर ऑप्शनल दे दिया तो मर्जी है दे या मर्जी है ना, ठीक है। ओके, कंस्ट्रक्टर हमारा डन, कोई सवाल नहीं। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब कि एक क्लास की कॉपी लेयर दूसरी क्लास में लेकर आना, उस चीज को कहा जाता है इनहेरिटेंस, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ कि कंट्रोल ए कंट्रोल सी मैं इसको कर रहा हूँ नॉट कैट में, ये पूरा कोड या व्हाट्सएप पे एक हमारी एक क्लास हुई, हमें चेंजेस करूँगा कोड। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास एक क्लास है ए, मैं इसलिए हटा रहा हूँ, वैसे तो सब चीज़ के साथ लिखना है ताकि सिंपल कोड है और समझने में आसान है। लेकिन बेटा चाहे तो मैं इसको ही रख के आगे बढ़ा सकता हूँ, बीच में लगा वो अलग सी सिंपल सिंपल सी हर टॉपिक को समझा, वरना वो कितनी बन जाएगी वो नहीं कुछ समझ आता। हम अभी सीखने वाले इस टॉपिक को उसका नाम है इनहेरिटेंस। देखिए हमारे पास एक क्लास
डिफाइन हुई है और क्लास के अंदर क्लास का नाम क्या है ए है। ठीक है, इसके अंदर एक वेरिएबल मौजूद है वैल नाम का और एक फंक्शन मौजूद है फन वन के नाम का। ओके, अब मैं कहता हूँ क्लास बी एक्सटेंड्स ए बस। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्लास की जितनी काबिलियत जितनी खासियत थी वो सारी की सारी खासियत आ गई है अब बी के अंदर। अब मैं बी का ऑब्जेक्ट बनाकर फन वन भी कॉल कर सकता हूँ और बी का ऑब्जेक्ट बनाकर वैल वन को भी कॉल कर सकता हूँ। हो गया, इसके अंदर भी कुछ भी मौजूद नहीं है। मैं यहाँ पर कहता हूँ क्लास सी एक्सटेंड्स बी। इसका मतलब क्या है कि सी के अंदर भी बी और ए की जितनी खासियत थी वो सब आ गई। ये चाइल्ड हो गया, ये पेरेंट हो गया और ये दादा हो गया। देखिए, तो ये इस तरीके से इनहेरिटेंस काम कर रही है, यानी कि इसकी खासियत सब इसमें आ गई। अगर यहाँ पर बना हुआ है और वन बना हुआ है यहाँ पर, ओके, 1 2 यहाँ पर बना हुआ है और अब सी के अंदर क्या होगा 1 1 भी मौजूद है और 1 2 भी मौजूद है। सही है, हम यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एक क्लास का ओबीजे वेरिएबल बनाओ, ठीक है, बी क्लास का एक वेरिएबल बनाओ ओबीजे टू के नाम से, सी क्लास का एक वेरिएबल बनाओ ओबीजे ओबीजे वन में इतनी सलाहियत मौजूद है कि अपने अंदर वो ए का स्टोर कर सकता है ऑब्जेक्ट, बी का भी कर सकता है और सी का भी, यानी कि जितने भी चाइल्ड्स हैं उनके रेफरेंस अपने अंदर स्टोर कर सकता है ऑन ओबीजे वन। इस तरीके से आपकी ये क्लास आपको समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या चीज रिटर्न करो, डिजिट को रिटर्न करो। रिटर्न क्या हो रहा है, मटेरियल एफ। मटेरियल एफ जो है उसकी जो अबू वाली क्लास है वो है विजिट, यानी कि जो पेरेंट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट वेरिएबल बना हुआ है तो वो अपने अंदर रेफरेंस चाइल्ड क्लास का स्टोर कर सकता है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि ओबीजे वन बराबर है न्यू ए के, ठीक है, और ओबीजे वन डॉट वन वन, ठीक है, मैं इसको रन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया आई एन वन वन प्लस ए। ओके, अब मैं यहाँ पर कहता हूँ ओबीजे वन की काबिलियत ये है कि अपने अंदर बी क्लास का स्टोर भी कर सकते हैं। जब मैं इसको रन करूंगा यहाँ पर क्या हुआ, कॉल हो गया वही फंक्शन, जबकि ऑब्जेक्ट किसका बना है बी का। तो बी के अंदर जो ए की काबिलियत थी वो भी आ गई है और ए की जितनी काबिलियत थी वो भी आ गई। अगर मैं कहता हूँ ओबीजे वन बराबर है न्यू सी के, तो इसका मतलब ये है कि सी के अंदर ओबीजे वन क्लास ए क्लास बी और क्लास सी की काबिलियत मौजूद है। सही है, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ ओबीजे वन बराबर न्यू ए के बी हो गया, इसको आपको आसान भी समझ में आ गई। ये बराबर है न्यू ए तो पेरेंट चाइल्ड का पेरेंट का स्टोर है, ये विभाग है। न्यू ए बराबर है न्यू बी के, ये भी सी हो गया। सी का ऑब्जेक्ट बराबर है न्यू सी के, ये भी सी हो गया। देखिए सी के अंदर मैं बी का नहीं स्टोर करेगा,
जबकि बी के जो वेरिएबल उसके अंदर में सी का ऑब्जेक्ट लेकिन कोई एरर नहीं आया। ठीक है, ए का जो वेरिएबल बना है उसके अंदर ए का ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, बी का भी आ सकता है और सी का भी आ सकता है। कोई प्रॉब्लम है समझ में आएगा? तो ये चीज जो है ये किसके आती है, इनहेरिटेंस। यानी कि अगर मैं आपको एक फंक्शन बनाता हूँ y1 ए बी सी तीनों के अंदर फन वन मौजूद है, तीनों सी जो दूसरा टाइप है, बी जो एक टाइप है। ठीक है, तीनों के अंदर फन वन मौजूद है। ठीक है, और क्या काम हो रहा है, एक प्रिंट कर रहा है बी, एक कर रहा है सी, एक कर रहा है ए को। ठीक है, बता रहे मैं हूं फन वन, तीनों फंक्शन का काम फन वन के नाम से दो यहां पर। अच्छा, अब यहां पर देखिए फंक्शन नेम भी सेम है, जबकि इसमें ऑलरेडी मौजूद था ना फन वन, ये पेरेंट क्लास का फन मौजूद था, मगर यहाँ पर जो हमने इसको डिक्लेयर किया तो ये चीज कहलाती है फंक्शन ओवरराइडिंग। यानी कि आपने फंक्शन नेम और आर्गुमेंट सेम रखा हुआ है, इस चीज को कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन ओवरराइडिंग। यहाँ पर इसका नाम भी सेम है, जो हमारा क्लास में ये भी सेम है और ये भी सेम है। यानी कि सी के अंदर कितने फन वन मौजूद है, तीन है। सी क्लास के अंदर कितने फन वन मौजूद है, तीन, एक बी का, एक ए का और एक तो इसका अपना। ओके, जिसका ऑब्जेक्ट बना हो उसका कॉल। अब मैं यहाँ पर ओबीजे 1 के अंदर किसका ऑब्जेक्ट है, ए का, ओबीजे 2 के अंदर किसका ऑब्जेक्ट है, बी का, ओबीजे 3 के अंदर किसका ऑब्जेक्ट है, सी का। तो यानी कि पहले वाले में ए का आएगा, दूसरे वाले में बी के ऑब्जेक्ट का फॉर्म आएगा, तीसरे वाले में सी का। ठीक है, क्लास ए का आया ए, फिर बी आया और फिर सी आया। अब मैं यहाँ पर अगर कहता हूँ क्या होगा, एक बात जो हमारी सी को लेगी ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है सुपर क्लास के अंदर हम किसी चाइल्ड क्लास का वेरिएबल, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर कर दिया सुपर क्लास का वेरिएबल का ऑब्जेक्ट किसका बना, चाइल्ड क्लास का। ठीक है, अब हमने कहा कि obj1 डॉट वन तो कौन सा कॉल होगा, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा यानी कि बी का, बी आ गया। ठीक है, अब फंक्शन ओवरराइडिंग देखिए, अगर मैं यहाँ से बोलूँ ये मौजूद नहीं है फंक्शन, ये फंक्शन मौजूद नहीं है, तो ये जो है कि पहुंचेगी। अगर मैं कहता हूँ कि सी का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ न्यू सी के नाम से। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि ओबीजे डॉट वन, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि सी के अंदर वन में मौजूद नहीं है, प्रोग्राम क्या है कि काम मौजूद बी के अंदर, बी में भी मौजूद नहीं है, तो काम जाएगी ए में। ठीक है, तो ए के अंदर वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो
हायरार्की मूव हुई है ओवरराइटिंग की शक्ल में या आप यूं कह लीजिए फंक्शन ना होने की सूरत में, इस चीज को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये कॉल हो गया ए का, जबकि ऑब्जेक्ट किसका बना था, सी क्लास का, सी में नहीं था तो बी में गया, बी में नहीं था तो ए में गया, ये चीज कहलाती है पॉलीमॉर्फिज्म। सर एक चीज कंफर्म करिएगा कि जैसे कि चाइल्ड पेरेंट के फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, पेरेंट चाइल्ड के फंक्शन को एक्सेस कर सकता है? नहीं, मतलब पेरेंट आप ये कहेंगे चाइल्ड के अंदर जो है वो सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा, जो पेरेंट की जो चाइल्ड के जाती है, चाइल्ड की जो पेरेंट में नहीं जाती, सही, इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने हैं। इनहेरिटेंस हो गया और पॉलीमॉर्फिज्म, सही है। मैं एग्जांपल इसलिए दूंगा, मैं चाह रहा हूं कि आप पूरा ऑब्जेक्ट जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको समझ में आए, अगर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम ना हो। और बेसिकली यही होता है, बाकी जो आप काम जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं यही आपकी ऑब्जेक्टिविटी का काम है। आपको समझ में आ गया एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आपको समझ में आ गया कि जो है सुपर क्लास जो है उसके अंदर सब क्लास का ऑब्जेक्ट चला जाता है। आपने ये देखा कि आप रिटर्न टाइप फिजिंग लिखते हैं और वो पास हुआ है मटेरियल है, उसकी वजह ये होती है कि वो जो रिटर्न टाइप हम लोग फिजिंग लिखते हैं वो सब रेफरेंस के अंदर पास कर सकते हैं। एग्जाम्पल से पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास एक क्लास थी, ये कोड में पूरा कंप्यूटर, ये क्लास थी, सी के अंदर मैं एक ऐसा फंक्शन बनाता हूँ तो कहता हूँ कि रिटर्न टाइप क्या है, ए है, 1 x नाम है इसका, कोई वैल्यू सी नहीं कर रहा है, एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि रिटर्न नहीं करा है। क्या रिटर्न करा सकता हूँ, ए के अंदर जो भी वेरिएबल डी या नहीं करा, ए के अंदर जो वेरिएबल असाइन है वो भी ऑब्जेक्ट सिर्फ ए का नहीं, मैं न्यू ए भी पास करा सकता हूँ, ठीक है, कोई एरर नहीं है, मैं न्यू बी भी पास करा सकता हूँ, कोई एरर नहीं है, मैं न्यू सी भी पास करा सकता हूँ, मैं कहता हूँ फंक्शन की रिटर्न टाइप है बी, मैं सी पास करा दूंगा कोई एरर नहीं आएगा, मैं बी करा दूंगा कोई एरर नहीं आएगा, मैं ए पास कराऊंगा एरर आएगा। क्यों, क्योंकि बी जो है वो ए का चाइल्ड ए का चाइल्ड है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ ए, ठीक है, न्यू ए हो गया, मैं यहाँ पर कहता हूँ ए 1 जो सब क्लास बी का हूँ मैं, और यहाँ पर बताया कि इसका हूँ मैं क्लास सी का, ओके, तो यही तो है कि भाई जो हमने यहाँ पर फील्ड के अंदर लिखा हुआ है विजिट, तो वो हम रिटर्न करवा सकते हैं मटेरियल ऐप को भी, ऐप को भी, किसी को भी। लेकिन अगर मैं लिखूंगा मटेरियल ऐप तो फिर मटेरियल ऐप की आप उसको दे सकते हैं, या मटेरियल ऐप की सब क्लास आप ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर बात हुई खत्म, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई ऑब्जेक्ट बनाया सी का, और सी के अंदर मैंने क्या कहा, फन एक्स कॉल करा, क्या रिटर्न करेगा फन एक्स, कोई रेफरेंस रिटर्न करेगा। मैं आपको कहता हूँ ए एक्स, बात समझ में आ रही है, ठीक है, बस ये हल्की सी काम को आगे नहीं बोलता, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूँ एक्स डॉट फन 1, मैंने सही लिखा है, ये बात समझ में आई क्या होगा, 1 एक्स रिटर्न टाइप क्या है, ए,
अपने अंदर ए को ये रिटर्न करवा दो, ठीक है। एक्स के अंदर वो वैल्यू क्या लीजिए। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ एक्स डॉट पर वन, तो यहाँ पर क्या आएगा पर वन की वैल्यू क्या है आई है, ठीक है। एक बार अच्छा इस जगह पर मे भी प्रॉब्लम है, अगर बी सॉरी इधर करना है, ठीक है। यहाँ पर मसला चुनेगा हमारी रिटर्न का टाइप क्या है ए, सुपर क्लास किसकी बी, कोई मसला तो नहीं आएगा ना। नीचे देख, नीचे क्या कहा है मैंने ओ बी जे वन एक्स, वेरिएबल के अंदर क्या पास कर हो रहा है एक्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो एक्स के अंदर किसका ऑब्जेक्ट आएगा बी का, बी का आएगा ना, जो रिटर्न कराया वही हो, यानी कि न्यू बी जो हमने करा था, समझ में आ रहा है। अगर मैं कॉमा एक्स डॉट वन वन तो क्या आएगा बी आएगा, ठीक है। और अगर ऊपर से मैं इसको सी को रिटर्न करवाऊंगा हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट रिटर्न हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पर अगर मैं अब फ्रंट करूँगा तो क्या आएगा सी आ जाएगा, समझ में आ रहा है। ये हमारे टॉपिक हो गए इनहेरिटेंस वॉल्यूम ऑफ नंबर, ठीक है। इंटरफेस, इंटरफेस से पहले हम देखते हैं सुपर और डिस्क। सुपर क्या होता है डिस्क, ओके। कंट्रोल सी नई नोटपैड का नाम, ठीक है ओके। अब हमारे पास हमने समझते हैं सुपर और डिस्क। क्लास ए है वेल वन ये जीरो है, इधर भी हम क्या करेंगे एक और वेक्टर बनाओ वेल आई टी वेल बस वेल था वेल इक्वल टू वन, ओके। सिर्फ दो क्लास बना रहे हैं, सी और सी की क्लास नहीं है, दो क्लासेस सिर्फ, एक क्लास है दूसरी क्या है बी है, दोनों के अंदर वेल वन वेरिएबल मौजूद है, दोनों के अंदर फन वन मौजूद है, ओके। मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया बी क्लास का, बी इक्वल टू बी, फंक्शन कॉल करो बी क्लास का, ठीक है। बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बी क्लास की फंक्शन में होगा तो दिखाओ क्या है, फंक्शन में क्या आएगा आई एन फंक्शन बी क्लास, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं कहता हूँ आई के प्रिंट करो वैल्यू, इसकी वैल्यू वेल कंट्रोल प्लस, ठीक है। रन किया मैंने इसको, हमें क्या बता रहा है ये बात समझ में आएगी। बैक वन क्या है, यानी वन क्यों है दो और क्लास का वेरिएबल था उसकी वो है, ठीक है ना। गाइस कंप्यूटर चला डिसीजन होगी सारी किसी का आप चले जाए मैं मेरे तरफ
अच्छा जी, आपको ये बात समझ में आ रही है? ओके, अब यहाँ पर इस जगह पर वैल्यू, ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सुपर डॉट वैल्यू, चलिए जब डॉट के साथ वैल्यू कर लीजिए, सुपर डॉट वैल्यू, सुपर कीवर्ड किसको इंटीग्रेट करता है? ये करता है आपकी सुपर क्लास या पेरेंट क्लास में। तो अब वैल की जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी? आपकी नहीं आएगी बल्कि सुपर क्लास आएगी, ठीक है। कंट्रोल एस किया मैंने, रन किया, तो अब क्या आ गई वैल्यू? सुपर का कीवर्ड यूज होता है हमेशा पेरेंट क्लास, और दिस का कीवर्ड यूज होता है हमेशा चाइल्ड क्लास। अब आप बोलेंगे कि जिसकी जरूरत क्या है, जबकि हम जो है वैल वैसे भी कॉल कर सकते हैं। दिस डॉट वैल अगर लिखता हूँ तो क्या वो 1 आ जाए, और अगर सिर्फ वैल लिखता हूँ तो भी आ जाए, ठीक है। इसकी जरूरत उस जगह पड़ती है जब आपके फंक्शन के अंदर भी कोई एक वेरिएबल उसी नाम का मौजूद हो, इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर हो। अगर आप अभी सिंपल वैल्यू लिखेंगे और आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको मिलेगा टू, यानी कि फंक्शन का लोकल वेरिएबल। अगर आप लिखेंगे दिस डॉट वैल तो आपको मिलेगा क्लास का वेरिएबल 1, और अगर आप लिखेंगे सुपर तो इसका मतलब है कि आपको मिलेगा वेरिएबल सुपर और दिस वन का क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। सर बस एक बात के जो सुपर है, अगर हमारा 3 क्लास है, तीनों एक इनहेरिट होगी, जैसे सी क्लास थी, अब सी के अंदर हम सुपर कॉल करेंगे तो वो बी का होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इंटरफेस सबसे आप करेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। एब्स्ट्रैक्ट क्लास यानी कि एक नाम कॉमन क्लास, ये कौन ऑपरेट फाइल में ये कौन एब्स्ट्रैक्ट क्लास यानी कि एक नाम मुकम्मल क्लास। जैसे ये क्लास है जिसका नाम है ए, इसके अंदर फंक्शन मौजूद है और बी क्लास एक्सटेंड होगी इससे ए के साथ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्लास हमारी एक्सेप्ट नहीं है, वो होता है रन करेंगे, सक्सेसफुली रन जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, जो भी हमारे पास हमने बटन को ऑब्जेक्ट वगैरह कॉल किया उस हिसाब से आउटपुट दे देगा। एक क्लास को मैं करना चाहता हूँ एब्स्ट्रैक्ट, कैसे एब्स्ट्रैक्ट करूँ? तो उसके लिए मैं यहाँ पर अगर y 1 2 इस तरीके से प्रोटोटाइप डिफाइन कर दूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए हमें यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड भी इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तीनों चीजें एक दूसरे से लिंक हैं। और कीजिएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे तो फंक्शन की प्रोटोटाइप बनाना जरूरी है, वरना ये जो है एरर नहीं है। नॉर्मली एरर आते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप बनाते, ठीक है। यहाँ पर प्रोटोटाइप नहीं बनाई प्रोडक्शन, लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। अगर मैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर कहता हूँ ऑब्जेक्ट बनाओ ए का न्यू ए करके, तो देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो भाई इसकी चीजें हम कैसे कॉल कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास को लाजमी किसी के साथ एक्सटेंड करना होगा, किसी क्लास को एक्सटेंड करना होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ, यानी बी को हमने एक्सटेंड किया है ए के साथ, ए जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है,
तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा अगर मैं बी का, तो फिर बी के रेफरेंस से मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास तक पहुंच सकता हूँ। ओके, ये बात हो गई, ठीक है। मगर इसकी वजह ये नहीं बनानी थी कि बिना वजह ऑब्जेक्ट का क्यों किया है। ये इसकी वजह ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कुछ नामुकम्मल मेथड होते हैं। जैसे आपके पास जब आप एक्सटेंड करते हैं इसको स्टेटलेस विजिट को, ओके, इस वक्त एरर इस वजह से आता है कि आपकी वो क्लास जो है एक्सटेंड हो गई, वो एक नामुकम्मल क्लास से एक्सटेंड हुई जिसके अंदर बिल्ड का एक मेथड मौजूद है जिसकी प्रोटोटाइप आप पर बनी हुई है। जब तक आपकी क्लास बिल्ड के मेथड को नहीं बनाएगी उस वक्त तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसकी वजह ये होगी, समझ आया ना? तो यहाँ पर क्या है, हमने ए के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई उसमें बिल्ड टू एक अपनी मर्जी का मेथड बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर ये बी के नीचे देखिए एरर आ गया है। क्यों एरर आया है? क्योंकि बिल्ड फंक्शन नहीं है, क्योंकि बिल्ड टू फंक्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि हमने एक्सटेंड किया ए से। ए जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक नामुकम्मल मेथड बना हुआ है। उस नामुकम्मल मेथड को मुकम्मल करना है बी क्लास को, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर से लिखूंगा बिल्ड टू। आप देखिए बिल्कुल कैसी चीज नजर आ रही है, तो आपको एंटर किया, बिल्ड टू ओवरराइड हो गया, ठीक है, यानी कि अपने से दूसरे वाले मेथड में। अब यहाँ से बी के अंदर नीचे जो डॉट डॉट आ रहा था वो खत्म हो गया। अब यहाँ पर जो आप अपना काम करना चाहते हैं जो रिटर्न कर देगा, ठीक है ना, तो वो आप यहाँ पर कर दें। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ बी के अंदर फॉलो कौन सा मेथड, बिल्ड टू का मेथड। तो बिल्ड टू के अंदर जो भी कुछ होगा वो परफॉर्म करेगा। आपने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेलो आई एम एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, तो वो एग्जीक्यूट हो गया। नहीं समझा? ठीक है ना? ये बड़ी ना जरूरत। अब उसने बोला कि भाई जब मैं एक्सटेंड करने को बोलूँगा तो जो डेवलपर्स हैं वो एक्सटेंड करेंगे स्टेटलेस विजिट को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बिल्ड मेथड जरूर, क्योंकि कंपाइलर बिल्ड को ढूंढेगा। तो जब आप बिल्ड के मेथड आपके लिए कंपल्सरी होगा, जब तक आप बिल्ड का मेथड नहीं बनाएंगे तब तक से वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। अगर आप उसको नहीं बनाते बिल्ड मेथड तो फिर क्या होगा, वो ज़्यादा पेरेंट डिफाइन, पेरेंट जो डिफाइन होगा वो चलता है, यानी कि आपने जो बनाया वो खुद का जो फॉर्म है वो नहीं करता। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है बिल्ड करके आप अपना फॉर्म खुद से लाजमी बनाए। ये एक रूल्स है जो सेट कर दिए गए, चेंजेस की आ सकती है। अगर रूल को सेट करने का मकसद क्या होता है कि जो डेवलपर जो अपनी मर्जी से काम ना करें, हमारी मर्जी से की जाए, यानी कि आप लोग क्लास बनाएं और किसी डेवलपर के हैंडल करें तो वो आपके पास ये रूल्स वाली चीज़ें मौजूद है जो आप बना कर दे सकते हैं। तो वो डेवलपर आपकी क्लास से यूज कर रहा होगा तो वो आपकी मर्जी से चलेगा, अपनी मर्जी से नहीं। ठीक है, तो कंट्रोल ए कंट्रोल सी नॉट के रनिंग बाय, ठीक हो गया। ये हमारा था एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करने का तरीका, और हमारा लास्ट टॉपिक होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो सभी का आपकी कॉन्सेप्ट क्लास में एग्जाम्पल के ऊपर क्या है, हम लोग एग्जाम्पल कर चुके हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जैसे बिल्ड वगैरह है, तो आप सभी को एग्जाम्पल दी है, ये हम लाइव एग्जाम्पल पे काम कर सकते हैं। ठीक है, बाद में हमें लिखके थोड़ा सा समझाइएगा और कि हम लिखने के अच्छे से किस तरह से अपना इस्तेमाल करें। देखिए जैसे मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इस्तेमाल बता दिया, आप इसको इस्तेमाल करते हुए आ रही आपको पता नहीं,
डेफिनेशन से फंक्शन सही ना। इंटरफेस एक्सटेंड आप करते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक्सटेंड से कीवर्ड काम क्या कर रहा होगा वो आज आपको पता चलेगा। इस और समझ में आता है अभी आगे नेक्स्ट क्लास बताऊंगा डेफिनेशन वगैरह बनाएंगे, ठीक है। आगे पता है इस तरह से ना लोग कराने में तो मैं क्लास से मैं एक आध क्लास मुझे नॉर्मली कार की नाम को चला लेते हैं, एनिमल्स की क्लास बनाते हैं, पैरेट को चाइल्ड बनाते हैं, डॉग ये सब कुछ इस तरह के नाम बहुत सारे नाम को इस तरह जो लाइव के नाम को ले लिया इंटरफेस। इंटरफेस का कीवर्ड नहीं होगा मगर मैं पहचाना किस तरीके से इंप्लीमेंट की कीवर्ड था, क्योंकि इंटरफेस के अगर कोई इंटरफेस आप बनाते हैं क्लास के अंदर, मैंने आपको बताया था कि इंटरफेस की डेफिनेशन मुझे आपको टोटली चेंज लिए सी और जावा के मुकाबले। इंटरफेस का होता है, इंटरफेस का कीवर्ड आता है आम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इंटरफेस का कीवर्ड आता है, उसके आगे जो है उसका नाम होता है इंटरफेस का, और उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, ना डेटा टैग होती है, ना फंक्शन होना है, सिर्फ और सिर्फ फोटो टैग बनती चली आ रही है। 10-12 फोटो टैग है, कितनी फोटो टैग बनेंगे, जो भी आपके इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा उससे वो फंक्शन का नाम उसी डेटा टैग की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बनाना जरूरी है। ये एक कॉन्सेप्ट है। मगर यहाँ पर जब मैंने इसको किया तो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्लास की कीवर्ड के साथ इंप्लीमेंट करवा दें। जैसे मैंने बनाई क्लास ए, ठीक है, इसके अंदर बनाया fun1, ओके। अब यहाँ बी क्लास जो है वो इंप्लीमेंट होगी किससे, ए के साथ, ओके। तो यहाँ पर होगा ये बी के अंदर क्यों एड आ गया, क्योंकि इसमें fun1 बनाना अब जरूरी है। जब तक एक्सटेंड था उस वक्त तक आप बनाएं या ना बनाएं कोई मसला नहीं था, मगर जब आपने एक्सटेंड्स की जगह इंप्लीमेंट का कीवर्ड इस्तेमाल कर लिया तो अब बी के अंदर एरर किस वजह से आ रहा है कि आपने फंक्शन y fun1 बनाना जरूरी है। प्रिंट करवाते हैं, तो यहाँ पर जब ये इंप्लीमेंट करा आपने तो इसका मतलब अब सारे कॉन्सेप्ट वही है, मगर इंप्लीमेंट कराने से और एक्सटेंड कराने में क्या फर्क हुआ। देखिए मैं आपको क्लियर करूँगा, सी और जावा में इंटरफेस इसकी भी हेडिंग आपको इंटरफेस को दी, मगर इंटरफेस का कीवर्ड नहीं, आपको क्लास बनानी थी। वहाँ पर हम क्या करते थे, यहाँ पर करते थे दूसरी लाइन में आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर लिखते थे इंटरफेस और फंक्शन पूरे नहीं लिखते थे, सिर्फ फंक्शन की फोटो टैग मिलता है, वो इंटरफेस बन जाता है। और इंप्लीमेंट इसी तरीके से होता है जैसे कि यहाँ पर मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर आपने क्लास बनाई, क्लास को आपने एक्सटेंड करने की बजाय क्या कहा, इंप्लीमेंट करो, कीवर्ड चेंज हो गया बस। एक्सटेंड से किस कीवर्ड पर आ गया, इंप्लीमेंट पर। जब इंप्लीमेंट का कीवर्ड आप इस्तेमाल करेंगे तो जरूरी हो जाएगा कि एक क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन मौजूद हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पर बनाएं बी के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास इंप्लीमेंट यहाँ पर हो राइटिंग है, मगर क्या है कि लाजमी हो राइटिंग हो। अगर यहाँ पर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो क्या होगा, ओवर राइटिंग हो या ना हो कोई एरर नहीं, कोई मसला नहीं। मगर अगर इंप्लीमेंट होगा तो लाजमी ओवर राइटिंग करो, ये बोलता है कि आपको लाजमी ओवर राइटिंग करनी है, ठीक है।
समझ में आ गया आपको? कुछ सवाल हो? इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम कैमरा को देखेंगे, डायग्राम से करना था, देखो हम डायग्राम के कैमरा इसको देखेंगे। दो इम्पोर्टेंट टॉपिक इससे हमारे में करवा के निकाला, फ्राइडे को आपके इस कोर्स को खत्म करूँगा, ठीक है। और कुछ सवाल है मतलब कोई ऐसी जो रहेगी वो आप मुझे बता दीजिए। और वैसे तो आपका जो कोर्स है वो जा रहा है नेक्स्ट वीक में किसी पीरियड नंबर को खत्म होगा, जो 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर फ्राइडे को मैं इसको कोर्स को खत्म करूँगा, आप लोग थर्ड पेज आप लोग एनरोल कर दूँगा। अगर आप लोग एक महीना अभी ज़्यादा चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, मैं फिर एक महीने बाद नया कोर्स शुरू करूँगा। चला इसको स्टॉप लाइव